ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले कल गूगल मीट के ऊपर डिस्कस किया था मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आज मैं फिर से आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ मैग्नेटिक परमेबिलिटी और एक और टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इनको आपको अंडरस्टैंड करना है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है कि किसी मीडियम में से कितनी आसानी के साथ मैग्नेटिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर सकती हैं। दैट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल या मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टू पास थ्रू देम। और ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ये है किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी या किसी मीडियम की प्रॉपर्टी। हम सब्सटेंस की बात करते हैं कि जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो उस सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे ये पता चले कि वो कितना ईजिली मैग्नेटाइज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन को रखें तो आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है। हम कोबाल्ट को रखें, हम किसी एल्युमिनियम को रखें तो जो एल्युमिनियम कोबाल्ट है इनकी मैग्नेटाइजेशन उतनी ईजिली नहीं होती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आयरन की ज़्यादा है, एल्युमिनियम की कम है। तो इन दोनों टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है इसमें कि एबिलिटी ऑफ द मटेरियल या मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टू पास थ्रू देम। हम इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि म्यू इज इक्वल टू द रेशो ऑफ, ये जो बी है इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन बी, एंड एच को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। तो इसकी रेशो भी है। अब इनकी जो यदि ये रेशो है तो इसके यूनिट निकालना बहुत आसान है, इसके डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। यूनिट क्या होंगे? यूनिट ऑफ बी आपको मालूम है टेस्ला होते हैं। यूनिट ऑफ एच आपने पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इससे पहले मैंने आपको बताया है। उसके यूनिट होते हैं एम्पियर पर मीटर। तो इसके यूनिट क्या बन गए? ये ऊपर जाएगा तो टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। इसके डायमेंशन निकालने हो आपने, डायमेंशन ऑफ म्यू, तो आपको क्या पता होना चाहिए? बी के डायमेंशन पता होने चाहिए, एच के डायमेंशन पता होने चाहिए। तो ये भी हमने कल किए थे, ML2 T-3 A-1। तो ये हमारे पास इसकी परमेबिलिटी आ गई। अब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है? रिलेटिव होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं किससे कंपैरिजन करते हैं? हम वैक्यूम से करते हैं। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? किसी मीडियम की परमेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम से कंपैरिजन किया है। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू किसके बराबर हो गया? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अब इसके रिलेटिव परमेबिलिटी के यूनिट क्या है? मैंने क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन आपने सोचना है, इसका आंसर आपने बनाना है कि क्या इसके यूनिट्स होंगे, क्या इसके डायमेंशन होंगे, और जो आपका आंसर होगा उसका रीजन क्या है वो भी आपने इसको सोचना है। आंसर यहीं लिखा है, यहीं पे आपको नजर आना चाहिए। इसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस को कितना इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, वो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से पता चलता है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which shows how easily a substance get magnetized when placed in a magnetizing field। और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो वाई लेटर जाई, ये जाई से इसको हम जाई पढ़ते हैं, PSI। ये P साइलेंट होता है, वैसे इसको जाई पढ़ते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जाई। ये लैटिन वर्ड है जिनका हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो जाई की जो फार्मूला है वो होता है M/H। M भी मैंने आपको बताया था, M बताया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितनी मैग्नेटाइजेशन हुई है। जब हम किसी सब्सटेंस को रखते हैं, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक करैक्टर इंड्यूस्ड इन ए सब्सटेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको M कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जाई इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो M/H, ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये सिमिलर होती हैं, इनके यूनिट एक जैसे होते हैं। M के भी वही यूनिट होते हैं, H के भी वही यूनिट होते हैं। तो सेम यूनिट है, सेम डायमेंशन है, इसलिए जाई के क्या यूनिट होंगे? नो यूनिट, क्योंकि जो M के यूनिट होंगे H के होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, कोई यूनिट नहीं होंगे। और इसके डायमेंशन भी क्या होंगे? कोई नहीं होंगे। जो M के होंगे वही H के होंगे, तो डायमेंशन लेस रहता है। अब आपने निकालना है जाई के बीच में और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड जाई। अब इसके लिए हमने एक
सोचना है कि यदि हम किसी सब्सटेंस को, जैसे सोलेनाइड होता है, आपने सोलेनाइड पढ़ा है कि आप सोलेनाइड को आप जो सोलेनाइड है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर करंट फ्लो करते हैं, तो करंट जब फ्लो करेंगे और अंदर जो है वो एक आयरन कोर है, ये आयरन कोर है जिसके ऊपर एक बार तारें लपेटी हुई हैं। तो जब इसमें से करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो कितनी होगी? जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में होगी, जो खाली स्थान में होगी, और जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो ये जो आयरन कोर है, लोहे का जो कोर है, ये भी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी? उसको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन कह रहे हैं। तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनाइड के अंदर, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम प्लस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द कोर ऑफ सोलेनाइड, कोर ऑफ सोलेनाइड। तो फिर हमारे पास ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था अभी कि म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर पढ़ा था हमने? म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये पढ़ा था हमने फार्मूला। म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये पढ़ा था हमने। ये भी पढ़ा हुआ है कि एच और बी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। एच और बी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो हमारे पास बी म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन गया? देयरफॉर बी की जगह, बी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट एच। बी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट एच। और बी एम की जगह जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो आएगा वहां पे आएगा म्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन एम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बी एम की जगह हम म्यू नॉट एम लिख सकते हैं। तो बी एम की जगह म्यू नॉट एम, बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच। तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, यहाँ क्या कॉमन आ गया? म्यू नॉट से म्यू नॉट कॉमन आ गया, एच प्लस एम रह गया। अब हमने दोनों साइड को एच से डिवाइड किया, तो बी इधर बी है, बी अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, हमने एच से डिवाइड किया तो अंदर भी एच से डिवाइड हो जाएगा, एम भी अंदर, एच अपॉन एच प्लस एम अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा। बी अपॉन एच किसके बराबर होता है? ये मैंने अभी आपको बताया, ये हमने लिखा भी था, किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता है। तो म्यू नॉट आगे एच और एच आपस में कैंसिल हो गए, एम अपॉन एच किसके बराबर होता है? जाई, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, एम अपॉन एच जाई। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, हम म्यू नॉट को नीचे ले आते हैं, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। ये म्यू अपॉन म्यू नॉट किसके बराबर होता है? यहाँ देख सकते हैं, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जेड, ये रिलेशनशिप है। समटाइम, बहुत रेयरली इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास जाई की वैल्यू दी है तो आपको रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो दीज आर वेरी सिंपल कंसेप्ट, आपको अंडरस्टैंड करना है कि परमेबिलिटी क्या होती है और परमिटिविटी क्या होती है। परमेबिलिटी क्या होती है? परमिटिविटी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी है और ससेप्टिबिलिटी आपने यहाँ पढ़ी है। तो आपके पास 3 टर्म्स हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? जाई को क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये टर्म्स हैं जिनका आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं साथ में ही आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगेन ये हम मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हमारे पास 3 तरह के हैं। वन इज नोन एज डायामैग्नेटिक मटेरियल, सेकेंड टाइप के जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और जो थर्ड टाइप के होते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये आपने क्लास 10 के अंदर भी स्टडी किए हुए हैं। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट इनको आपने स्टडी किया हुआ है।
अब इनको हम क्लासीफाई हमने कर दिया है कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरा होते हैं, कुछ फेरो होते हैं। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब जिनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और उनमें मैग्नेटिक करैक्टर आ जाए। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं जिनको यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाए तो उनमें मैग्नेटिक का करैक्टर आता है बहुत थोड़ा सा, लेकिन जो मैग्नेटिक करैक्टर आता है उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट होती है। तो हम यहाँ डेफिनेशन हमने लिखी है, दोज मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड। वीकली मैग्नेटाइज्ड का मतलब जो कमजोर होते हैं, थोड़े से मैग्नेटाइज्ड होते हैं। विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वीक मैग्नेटाइज्ड होते हैं बट वीकली होते हैं, और किस तरफ होते हैं? अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, बिस्मथ, मर्करी, डायमंड और बहुत सारे और साल्ट भी हैं। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इसके अंदर जो मैग्नेटिक करैक्टर आएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, वो करैक्टर जो है, जो डायमैग्नेटिक के अंदर जो करैक्टर आएगा वो करैक्टर जो है वो इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। व्हाट वी से, वो डिपेंड नहीं करता है कि टेम्परेचर कितना है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो कौन से होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं दोज मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड। ये वैसा ही होगा, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहां अपोजिट वर्ड हट जाएगा, इन ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वो मैग्नेटाइज तो होंगे लेकिन बहुत थोड़े से होंगे, लेकिन किस तरफ होंगे? अपोजिट में नहीं होंगे, इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। जिस तरफ को मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो भी मैग्नेटाइज होंगे। इनके एग्जांपल है जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एंटीमनी, कैल्शियम, प्लेटिनम, ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं। वाटर हो सकता है आपके पास, ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? ये जो मटेरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक, ये वो मटेरियल होते हैं विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। तो वहाँ डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज मटेरियल्स विच आर वीकली की जगह क्या आ जाएगा? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, जो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही स्ट्रांगली में, जैसे मैंने बताया था कि लोहे के टुकड़े को यदि आप चुंबक के नज़दीक ले जाएं तो लोहे के टुकड़े में भी कौन सा करैक्टर आ जाता है? मैग्नेटिक करैक्टर उसमें भी आ जाता है। तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड ये भी हो जाते हैं। तो ये तीन तरह के मटेरियल्स हैं। इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, इनका बिहेवियर, कि ये डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि ये थोड़े से मैग्नेटाइज्ड होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों होते हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मैंने आपको जो एक पिक्चर खींच के भेजूंगा इसका, बोर्ड का, इसको हम कह रहे हैं व्हाट वी से मैग्नेटिज्म। इसको करेक्ट कर लेना है आपने। यदि मैं इसका पिक्चर में कहीं पैरामैग्नेटिक लिखा होगा तो उसको डायमैग्नेटिज्म करना। डायमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। डायमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है? ये बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे आप देख सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। ये जितने भी सब्सटेंस हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं? ये इनमें एटम्स होते हैं, और एटम्स में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज इलेक्ट्रॉन in pair
जो उसके एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6 पढ़े हुए हैं ना इसे। तो इसमें 2p6 का मतलब है 2px में भी 2 हैं, 2py में भी 2 हैं, 2pz में भी 2 हैं। तो इस तरह के मतलब वो पेयर में होते हैं। जब पेयर में होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, वो सब्सटेंस स्टेबल होता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर में होते हैं। अब पेयर में क्या होता है, जब पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो घूम रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टा, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब ये जो घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है। किस तरफ को, इस तरफ को। कूलम्स लॉ में पढ़ी है आपने, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फोर्स पढ़ी है। Q1 जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज है, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये फोर्स लगती है, किस तरफ को लगती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ये फोर्स जो है जो अंदर की तरफ को लग रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है और इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने में हेल्पफुल होती है। क्योंकि ये फोर्स यूज हो जाती है, इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता, बल्कि इसके चारों ओर घूमता रहता है। तो ये पेयर में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। तो ये घूमने से, इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या होगा, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के बराबर है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू करंट। तो इसकी वजह से जो करंट होगा वो किसी और डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो करंट होगा तो यहाँ पे क्या पैदा करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन ये भी पैदा करेगा, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब इसकी फील्ड और इसकी फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन is in opposite direction. So net dipole moment कितना हो गया, net dipole moment is 0। इसका कोई मैग्नेटिक करैक्टर नहीं है। डायमैग्नेटिक मटेरियल कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता बिना मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, यहाँ पे इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये वही दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड बता रही है कि हमने क्या लगा दिए हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसके ऊपर, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, वी स्ट्रेच आवर हैंड इन सच ए वे दैट मैग्नेटिक फील्ड इस फोर फिंगर की ओर, वेलोसिटी मिडिल फिंगर की ओर और फोर्स थंब की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, वेलोसिटी इस तरफ को। तो फोर्स किस तरफ को लग रही है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस तरफ को लग रही है, ऊपर की तरफ को लग रही है, फोर्स ऊपर की ओर लग रही है। लेकिन जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस की वजह से फोर्स लग रही थी वो क्या लग रही थी, वो नीचे की तरफ को लग रही है। तो ये जो नीचे की तरफ की जो फोर्स की वैल्यू है, अब इस ऊपर वाली फोर्स की वजह से इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो सेंटर की इसका जो इम्पैक्ट था Fe वो कम हो गया, क्योंकि इसको कौन घटा रहा है, इसको ये Fm कम कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने का मतलब है अब इसकी जो वेलोसिटी है
पहले से वो कम हो जाएगी, B1 माइनस डेल्टा B1, ये मैंने इससे कम हो गई, वेलोसिटी इसकी कम हो गई। इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, अंदर की तरफ को। आप देखिए मेरे हाथ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को, ये फिंगर वेलोसिटी की तरफ, फोर्स नीचे। तो एफएम भी किस तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ को लग रही है, और एफई भी किस तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ को लग रही है। दोनों फोर्सेज नीचे की तरफ को लग रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, कितनी बन गई, B2 प्लस डेल्टा B2, पहले से बढ़ गई। अब ये ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, ये कम स्पीड से घूम रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कम हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले क्या था कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट बराबर था, अपोजिट डायरेक्शन में था। अब इनके दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन बराबर नहीं है, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो जिसका ज़्यादा होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, when magnetic field is applied, both electrons now will move with different velocity, and so they have now net dipole moment, which is opposite to applied magnetic field. यही मैं कह रहा था कि अब मैग्नेटिक करेक्टर तो आ गया, लेकिन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कैसा आया, अपोजिट है। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास मैंने इसमें आपको क्या बताया, डायमैग्नेटिज्म का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर। मैंने बताया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में जितने भी एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, और जब वो पेयर में होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो डाइपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही डाइपोल मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 हो जाता है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो दोनों का अब जो मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, that will possess now net dipole moment in the direction opposite to the applied magnetic field. तो इस आर्टिकल को आपने अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा जो मैंने कहा है उसको लिखना है। दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।